और सबसे पहले हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने इस चुनाव में बिल्कुल झंडा गाड़ के पश्चिम बंगाल में बैठ गए। उनका नाम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने जिस तरीके से कैंप किया, जिस तरीके से एक चैलेंज की तरह इस पूरे चुनाव को लिया, और उसके बाद जब ये नतीजे आए तो जाहिर सी बात है उनकी जो चुनावी प्रक्रिया रही है, जिस तरीके से वो इस चुनाव में इन्वॉल्व रहे हैं। आप देखिए वोटिंग के समय भी वो वहाँ पे थे, वोटिंग के पहले 15-20 दिन से कैंप किए हुए थे, सीधे चैलेंज दे रहे थे, और उस चैलेंज में कहीं ना कहीं अमित शाह सफल होते नजर आए हैं। तो हम अब जिस दौर में विनय जी रहे हैं वो अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का दौर है, जहाँ पर जो हारे हुए किले हैं वो भी जीत लिए जाते हैं, और 24/7 365 डेज चुनावी मोड में ये भारतीय जनता पार्टी, नई भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं, रहती है। और लोग फिलहाल के चुनाव में लटके रहते हैं। बीजेपी को जानने वाले तमाम जानकार कहते हैं कि अब की जो बीजेपी है वो आगे के चुनाव की तैयारी बहुत एडवांस करके चलती है। पश्चिम बंगाल किसने सोचा था कि जब 2016 में खाता खुला था 3 सीटें मात्र आई थी, और 2021 के चुनाव में जो भीषण चुनाव हुआ था उसमें 77 सीटें आई थी। तो किसने इमेजिन किया होगा कि बीजेपी 2026 में आते आते सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। और ये चुनाव जो हुआ, जिस तरीके से बड़ा ध्यान देने वाला, बड़ा माइन्यूटली, मुझे लगता है बाद में इस चुनाव विश्लेषण और ठीक ढंग से होंगे और बताया जाएगा उसमें किस तरीके से हम चर्चा करते थे यार कि बड़ा शांत चुनाव चल रहा है पश्चिम। अब याद करो, मतलब अब आज से 1-1.5 महीने पहले आप याद करो तो बड़ा ऐसा लगता था कि पश्चिम बंगाल में कितना शांति से चुनाव हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी बहुत ताकत लगा नहीं रही क्या, इस तरह की बातें लोगों को निकल के आ रही थी। पर अब हम जब देखते हैं तो पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं ये बीजेपी की तरफ से गलती हुई थी कि वो शुरुआत से ही ओवर एग्रेसिव थे। जो ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल के लीडर, टीएमसी की लीडर, मुख्यमंत्री थी, उनको टारगेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें धीमे धीमे डिरेल हो गई। इस बार देखिए स्मार्टनेस बीजेपी ने ये दिखाई कि शुरुआत में शांति से गए, पहले वहाँ अपनी टर्फ बनाई, ज़मीन तैयार की, धीमे धीमे माहौल बनाया, और जब चुनाव चढ़ने लगा, चुनाव थोड़ा जब पीक पे आया, तब जो बीजेपी की जो एग्रेसिव पक्ष है वो निकल के आया। तब अमित शाह का वो बयान आया, आपको याद होगा कि डर के बिना वोटिंग सबको करनी है, और 4 तारीख के बाद जो गुंडे हैं उनको ठीक कर दिया जाएगा, उल्टा लटका दिया जाएगा। तब अमित शाह का बयान आया, उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, है ना। तो इस तरह के बयान उसके बाद तो आप देखो एक पोस्चरिंग पिछले चुनाव में क्या था, एकदम हाई एंड पे चल रहा था मामला। इस चुनाव में क्या है कि धीमे धीमे ऐसे चढ़ा चुनाव। तो बीजेपी ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, और उस पूरी मुझे लगता है नीति नियंता इसके अमित शाह खुद थे, पूरी कमान उन्होंने खुद संभाल रखी थी। और इस चुनाव में उसके नतीजे जो आ रहे हैं तो फिर अमित शाह के बारे में बात करना जरूरी। जो कुछ बयान है जो इस चुनाव में अमित शाह के बड़ा चर्चा में रहे वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उनका ये था कि जो मुद्दे, मतलब हर बयान में कोई ना कोई मुद्दा वो टारगेट कर रहे थे, है ना, कि डर के बिना वोटिंग करनी है ना। तो अमित शाह का बयान था कि उन्होंने कहा था कि बिना डर के वोट करें, चुनाव नतीजों के बाद हिंसा नहीं होने दी जाएगी। पिछले वोटिंग, मतलब जब पिछला इलेक्शन 2021 का था, उसके बाद आपने देखा तो वोटिंग के बाद बहुत भयानक पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी, जिसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता टारगेट किए गए थे। तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दे रहे थे कि आप मजबूती से लड़ो, डरने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि सीएपीएफ केंद्रीय बलों की तैनाती और 60 दिनों तक मतलब बंगाल में रखी जाएगी। कहीं ना कहीं अपने काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटरों को ये आश्वासन देना था कि डरने वाली कोई बात नहीं, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इससे अमित शाह ने अपने काडर और अपने लोगों को ये आश्वासन देने की कोशिश की कि आप एक्टिव रहिए, आप डरिए मत, और उसका फायदा हमको नजर आ रहा है। महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया, है ना। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद बंगाल महिलाएं रात 1 बजे भी बिना डर के निकल सकेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी का कुछ इस तरीके से बयान आया था कि 8 बजे के बाद महिलाएं ना निकलें। उसको ही इन्होंने इसको मुद्दा बनाते हुए कहा कि बंगाल में जब बीजेपी की सरकार आएगी तो महिलाएं 1 बजे के बाद बिना डर के निकल सकेंगी। तो इसको एक तरीके से देखिए मुद्दा बनाया। इसके अलावा उन्होंने वादा किया कि बीजेपी में सत्ता में आई तो भाईपो टैक्स खत्म करेगा और सिंडिकेट राज पर कार्रवाई होगी। साथ ही भ्रष्टाचार पर व्हाइट पेपर लाने के, मतलब भ्रष्टाचार टारगेट किया। जो सिंडिकेट कहा जाता है कि एक जो है धड़ा है, जो टीएमसी समर्थित कुछ वर्ग हैं, कुछ लोग हैं जो पूरा एक सिंडिकेट चलाते हैं कि कोई भी काम करना तो उसमें उनको कट जाएगा, कोई भी आप टेंडर ले रहे हो उसमें उनको कट जाएगा, कोई व्यापारी है उनसे कट जाएगा, कोई इंडस्ट्री है, एमएसएमईज बहुत सारी हैं उनका कट जाएगा। तो उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया। तो उसके जरिए मुझे लगता है कि व्यापारी वर्ग खासतौर पर जो है वो आकर्षित हुआ होगा बीजेपी की तरफ। दादा राज से जो है मुक्ति मिलेगी। हाँ, तो ये कहा। घुसपैठ को लेकर जो उन्होंने मुद्दा बनाया, उन्होंने कहा कि शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा और बंगाल परिवर्तन तय। मतलब सीए के मुद्दे को उन्होंने उठाया, है ना, घुसपैठियों को टारगेट किया,
क्योंकि एक बड़ा नैरेटिव इसके इर्द गिर्द बंगाल में लंबे समय पिछले चुनाव में मुद्दा था, उसको बेकाटर किया, है ना। बाकी बीजेपी की जीत का दावा वो लगातार कर ही रहे थे। तो अपने आप में केस स्टडी है पूरा चुनाव। अमित शाह और उनका रेलेवेंस आप देखो, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बंगाल में अगर बीजेपी किसी नेता ने प्रधानमंत्री से ज़्यादा रैलियां की हैं तो वो अमित शाह थे। 30 रैलियां की, प्रधानमंत्री मुझे लगता है 20-21 के आसपास, 21 रैली का। हाँ, तो आप समझो कि सबसे ज़्यादा 1-on-1 फ्रंट से लड़ाई अमित शाह ने लड़ी। कैसे देख रहे हैं इसको आप? अमित शाह, जो मैं कहता हूं कि भारतीय राजनीति में पिछले दौर में 2 नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में राजनीति करने के तरीके को बदल दिया। और नेता बहुत सारे आते हैं, रणनीतिकार बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसमें से एक नेता, दोनों इत्तेफाकन जो है बीजेपी से हैं, और उनमें से पहले नेता को मैं मानता हूं कि प्रमोद महाजन, जिन्होंने नवाचार जो है उसको अपनाया। प्रमोद महाजन मेरे को अच्छे तरीके से याद है, 2003 का जो राजस्थान विधानसभा चुनाव था, उसमें पहली बार उन्होंने प्राइवेट जो जेट्स हैं वहाँ से पर्चे फेंकवाए थे ऊपर से। तो इस किस्म के नवाचार वो कर रहे थे। और दूसरा जो हम ये मानते हैं कि अमित शाह ने 2014 के बाद में जो राजनीतिक पार्टियों का परंपरागत जो स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से बदला, और साइबर फोर्स को एक तरीके से, जिसको हम आईटी सेल कहते हैं, उसको जिस तरीके से इंटीग्रेट किया, चुनाव को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश की। चाहे वो पन्ना प्रमुख की बात है, बहुत क्लीशे हो चुकी है ये बात, बहुत घिस पिट गई है इसके अलावा। लेकिन ये आप समझना होगा कि कितनी भी घिसी पिटी ये मुहावरा, कितना भी ओवर इस्तेमाल किया गया हो, ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा पन्ना प्रमुख अपने आप में एक बड़ा प्रयोग था कि 50 लोगों के ऊपर आप एक कार्यकर्ता जो है उसको बैठा दें, उसको खड़ा कर दें कि वो उसकी जिम्मेदारी को वो 50 वोटर्स को वहाँ तक पहुँचाए। हालांकि यहाँ पे बंगाल में भी ये हमको माइक्रो मैनेजमेंट जो है अमित शाह का वो देखने को मिला था। फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद में जो मेरी चिड़िया है, जो मेरे दोस्त मित्र हैं, वो बता रहे थे कि माइक्रो मैनेज जो है बीजेपी ने हल्ला बहुत कम किया है, माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त किया है। और ये माइक्रो मैनेजमेंट की शुरुआत जो है वो सौरभ हो जाती है जिस तरीके से राम नवमी के पोजीशन से इस बार निकले। नवमी की जो शोभा यात्राएं जिस तरीके से बंगाल में निकली वो ऐतिहासिक थी। वहाँ से एक माहौल बनाना शुरू किया, एक पोलराइजेशन करने की कोशिश की, और उसके जरिए जोड़ने की कोशिश की पूरे के पूरे हिंदू वोटर्स को अपने साथ में की वो वोट करें बीजेपी के पक्ष में। और इस किस्म का समीकरण था कि अगर बहुसंख्यक जो मेजोरिटी का वोटर्स है, जो कि हिंदू समुदाय का बहुसंख्यक वोटर अगर बीजेपी को वोट देता है, तभी बीजेपी जो है वो चुनावी तौर पर कामयाब हो पाएगी। क्योंकि वहाँ पर बंगाल में कुछ इस किस्म के राजनीतिक समीकरण है कि एक साइजेबल माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, मुसलमानों की एक साइजेबल आबादी है, और उसके बाद में जो है वहाँ पे पोलराइजेशन करना अपने आप में खतरे से खाली नहीं है। अगर 50-50% वोट जो है मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ का बढ़ता है तो वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता आसान नहीं होता। तो बीजेपी स्वाभाविक तौर पे बीजेपी वहाँ पे उस समाज में पोलराइजेशन करने में कामयाब रही है। जो 1947 का जिसने दंश देखा है, एक भयंकर जो है हिंसा देखी है, जो डायरेक्ट एक्शन डे से शुरू होती है, जब 14 अगस्त 1946 को जब मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता में करती है और बड़े पैमाने पे दंगे होते हैं और लोग मारे जाते हैं। उसके बाद में नवाखली का जो दंगा होता है, आज का जो बांग्लादेश है वहाँ पे, और क्रक्सस बाज़ार और तमाम इलाकों में जो है दंगे हमको देखने को मिलते हैं, जिसके तमाम तरीके के डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में होंगे, आपने पढ़े होंगे निश्चित तौर पे, नहीं तो सुना होगा उनके बारे में कि किस किस्म से वहाँ पे धर्मांतरण की कोशिश की गई, और वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे दंगे जो हैं पूर्वी बंगाल में किए गए, और उसके बाद में पूर्वी बंगाल इस किस्म से अलग हुआ। और 1971 में भी जब वहाँ पे बांग्लादेश बन रहा था, उससे पहले जो पाकिस्तानी आर्मी ने जिस तरीके से वहाँ पे अत्याचार किए, उसमें जो हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी थी बांग्लादेश से, उसको भागना पड़ा। उस समय उसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, वहाँ से उसको विस्थापित होना पड़ा, भारत आना पड़ा। तो वो अलग अलग किस्म की कहानियाँ हैं और इतनी विभत्स कहानियाँ हैं। तो ऐसा लगता था, ऐसा समझ में आता था कि बंगाली समाज ने ये जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको एक तरीके से उसका सबसे बुरा विभत्स स्वरूप देखा है, दंगों की शक्ल में, जहाँ पे लोगों की मारकाट हुई उस शक्ल में। और वो इस सांप्रदायिक पोलराइजेशन के फिराक में नहीं पड़ेगा। वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत सेकुलर ताना बाना है। वहाँ पे लोग जो हैं हिंदू मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई मान कर रहते हैं, एक तरीके से प्रेम प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। और वहाँ पे इस किस्म की राजनीति, जिस किस्म की राजनीति बीजेपी करती है, हिंदुत्ववादी राजनीति, उसकी जगह बनाना मुश्किल होगा। लेकिन ये हमको देखने को मिला है कि वो राजनीति जगह बनाती हुई हमको दिख रही है। कम से कम 1947-70 साल बाद जो है एक अलग किस्म का पोलराइजेशन हमको होता हुआ बंगाल में दिखाई दे रहा है, और ये स्थिति बन रही है। और इस पूरे के पूरे पोलराइजेशन के जो आर्किटेक्ट हैं वो उनको निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि अमित शाह हैं, जिन्होंने वहाँ पे राजनीति बदली। 2021 की हार जो है
अमित शाह कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस तेजी से, जिस शोर शराबे के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा, आपको याद होगा 2009 के चुनाव में जो है 22 सीटें पहली बार टीएमसी जीती है लोकसभा चुनाव में, और वहां से पटकथा लिख दी जाती है 2011 में लेफ्ट फ्रंट की सरकार गिरने की 34 साल बाद में। और जब 2019 के चुनाव में 18 सीटें बीजेपी ने जीती, तो बीजेपी को वही उम्मीद थी कि अगले चुनाव में 2021 के चुनाव में हमारी बारी आएगी। जैसे टीएमसी जो है 2011 में सत्ता में आई थी, लेकिन 2021 के चुनाव में बीजेपी को बहुत बुरी तरीके से जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसके बाद में बीजेपी ने जिस किस्म की राजनीतिक हिंसा झेली उस राज्य में, टीएमसी ने जिस किस्म से वो अपने ओपोजिशन को दबाने की कोशिश की, मैं हजारों ऐसे लोगों को आपके सामने उदाहरण रख सकता हूं। मतलब मेरे जानकारी में कम से कम दर्जनों ऐसे लड़के हैं, जिसमें राहुल एक, मेरे को नाम अगर ठीक से याद है, कलकत्ता में है, बीजेपी के बहुत तगड़े कार्यकर्ता हैं, उन सबको घर छोड़ने पड़े थे। कोई झारखंड गया था, कोई कहीं जाके बस रहा था, कोई कहीं जाके रुक रहा था। 6-6 महीने वो घर लौट नहीं पाए, अपने गांव लौट नहीं पाए, इस डर से कि उनके साथ में हिंसा होगी, उनका घर जला दिया जाएगा, उनके साथ मारपीट होगी। पोस्ट पोल जिस किस्म का वायलेंस जो है बीजेपी ने देखा है, उसके बाद में ये तय किया गया कि अब जो है बीजेपी वापस फाइट बैक करेगी। और बीजेपी ने फिर समझ में आया कि जिस किस्म का हल्ला हमने मचाया था, जिस किस्म से हमने बहुत शोर मचाया था, जितनी हमारी ताकत नहीं थी, उससे ज़्यादा हमने ये प्रिटेंड करने की कोशिश की कि हमारे पास में ताकत है, उसका हमको अंततः नुकसान हुआ। हमारा कार्यकर्ता हमसे छिटकता चला गया। बाबुल सुप्रियो बड़ा नाम होते थे, 2019 में उन्होंने आसनसोल से चुनाव जीता था, और वो उस समय बीजेपी का चेहरा बन रहे थे। उन्होंने 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ गाने भी लिखे, कई किस्म के गाने गाए जो बहुत पॉपुलर हुए। लेकिन जब 2021 में चुनाव हार गई बीजेपी, उसके बाद में बाबुल सुप्रियो जैसे जो नेता थे, उनको भी अपना पाला जो है वो स्विच करना पड़ा। सेम मुकुल रॉय के साथ में हुआ, ऐसी स्थिति हुई, ऐसा एक हालात बना दिए गए कि जो बीजेपी को शुरुआत में जो एक थोड़ा सा मास सपोर्ट मिल रहा था, उसको भी खत्म करने की कोशिश की गई। 2024 के चुनाव में जो है फिर हमको वो दिखाई देने को मिला कि 18 से सीटें जो घट के बीजेपी की 12 पे आ गई, और टीएमसी ने फिर अपनी बढ़त कामयाबी जाहिर कर दी थी। तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद में ये माना जा रहा था कि टीएमसी शायद जो है अपनी पकड़ जो है बनाए रखने में कामयाब होगी, अपनी जो है पकड़ है, अपना पावर जो है वो रिटेन करने में कामयाब रहेगी। और ये स्थिति हमको लगता है कि 2025 के अंत तक हमको ये स्थिति दिखाई दे रही थी। 2026 के शुरुआत में कहीं से भी हमको बीजेपी वहाँ पे फाइट में नहीं लग रही थी बंगाल में। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि बीजेपी अचानक से जो है उसने गेम बदलना शुरू किया। तो जब मैंने फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हुआ था, तो हमने पूछा लोगों से, हमने जानकारी ली अलग अलग लोगों से जो इस पोलिंग प्रोसेस को बहुत करीब से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हर चंद कोशिश ये रही कि वो बहुत शांति से, बहुत हल्ला मचाए बिना जो है वो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन जो है उसको माइक्रो मैनेज कर पाए, उसको बूथ लेवल पे मैनेज कर पाए, किसी तरीके से इस फर्स्ट फेज में जो है अपनी बढ़त ले पाए। तो इस रणनीति के ऊपर काम कर रहे थे अमित शाह। हमेशा खुद रैलियां भी कर रहे थे। वो बैकरूम ऑपरेशन संभालने में उनकी महारत है कि वो पूरे पीछे से जो है बैकरूम से किस तरीके से चुनाव चलाना है, किसकी कहाँ रैली करवानी है, किस तरीके से, मतलब यही चुनाव नहीं करना है। विनय, आप देखो तो यही सिर्फ चुनाव नहीं। अमित शाह जब 2014 के नतीजों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद से आप लगातार देखो किस तरीके से बीजेपी ने अपना एकदम स्वरूप बदला। माइक्रो मैनेजमेंट की जो बात होती है, आप पन्ना प्रमुख तक बात देखते होंगे, जो वोटर शीट, वोटिंग के लिए शीट बन के आती है, उसमें मतलब एक पन्ने तक पे एक आदमी लगाया गया है ना। उसकी शुरुआत हमने उत्तर प्रदेश में देखी। 2017 का एक बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव जो पहला जो अमित शाह ने जीता था, मुझे लगता है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, जहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और सरकार आने तक बहुत लोगों को विश्वास नहीं था कि बीजेपी आ पाएगी, है ना। उसमें आपको याद होगा तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आ गए थे, है ना। यूपी के 2 लड़के, इस तरह के नारा दिया गया था। तो पहला बड़ा किला जो ढाया अमित शाह ने अपने नेतृत्व में, कह सकते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश का किला था। और उसके बाद आप देखते जाएंगे कि धीमे धीमे आज ये हालात हैं कि पूरे देश में 21 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी की अलायंस की सरकारें हैं। और इसमें अगर आप कह सकते हैं कि इस चुनाव जीतने की जो आदत सी हो गई है, ये आदत, ये प्रवृत्ति और ये लड़ने की क्षमता कहीं ना कहीं अमित शाह ने ही डेवलप की, है ना। अपने तरीके से अपनी उन्होंने टीम बनाई, नए लोग, बहुत सारे आपको नए चेहरे नज़र आएंगे उनकी टीम में, है ना। चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति के हों, चाहे वो राज्यों में आप देखेंगे, है ना। बहुत सारे, जब तमाम मुख्यमंत्री आप देखो, बहुत सारे नए चेहरे नज़र आते हैं। कई ऐसे चेहरे नज़र आते हैं जैसे आपके राजस्थान में जब मुख्यमंत्री बने
तो किसने उम्मीद की था कि भाई साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? मध्य प्रदेश में मोहन यादव बने तो किसने उम्मीद की थी कि वो बनने वाले हैं? विष्णुदेव साय बनने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, भजन लाल शर्मा बनने वाले हैं यहाँ पर। राजस्थान में किसने सोचा था? तो एक अलग स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की शुरुआत की, जो कि धीमे धीमे आप कई राज्य जो लगते थे, हरियाणा लगते थे कि जैसे हार जाएंगे, वो चुनाव जीती बीजेपी। उत्तर प्रदेश में 2022 में बहुत लोगों ने कयास लगाया कि अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं, दोबारा उसको जीता। लगातार देखो चुनाव में परफॉर्मेंस करते आए, और अब ये तो ऐसा किला है जिसकी किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। अगर आप 5 साल 10 साल पहले जाके देखें और किसी से पूछें कि बंगाल में बीजेपी सरकार आ सकती है, तो आदमी जो है क्या फालतू बात कर रहे हो। और 10 साल की मेहनत के बाद आखिरकार अमित शाह और उनकी पार्टी और उनके वेल डिजर्व्ड विक्ट्री है ये।